इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक ऐसी संस्था है जहां पे भारतीय संस्कृति की सारी जानकारी को एक तरह से संजो कर रखने का काम और उसके लिए संदर्भ विकसित करने का काम किया जा रहा है। भारत के पास जिस तरह की आर्कियोलॉजिकल धरोहर है, जिस तरह की पुरातात्विक धरोहर है, वो भी शायद विश्व में किसी और देश के पास नहीं ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक बार जब चर्चा में उन्होंने निर्देश दिए कि संसद भवन में ऐसी चीजों का प्रदर्शन होना चाहिए जिससे हमारी भारत की शाश्वत संस्कृति के दर्शन हो सकें। खुशी होती है ये कहने में कि वो सारे आर्टवर्क यूनिक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये कहीं से उठाया हुआ है या किसी की रिप्लिका है, नहीं, वो दे ऑल आर ओरिजिनल। 75 फीट लंबी दीवार है, 9 फीट चौड़ी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें हमारी जो घर की माताएं बहनें जो कलाकृतियां करती हैं, क्या हम उसको दिखा सकते हैं जी। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि क्या हम इस दीवार का नाम क्या दें। तो अचानक मन में एक विचार कौन रहा कि हम उस दीवार को कहेंगे जन जननी जन्मभूमि। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें जो मजदूर काम कर रहे थे नींव का पत्थर जी। तो हमने वहां पर एक बहुत बड़ा एक फलक बनाया है, उसका नाम दिया है हैंड्स दैट मेड इट हैपन। वो हाथ जिन्होंने इन सबको बनाया। और उस फलक पर करीब 40,000 से ज्यादा मजदूरों के नाम है। 27 फीट लंबा नटराज अष्टधातु में विश्व में यूनिक प्रतिमा है जी। वो वहां पर आप भारत मंडपम में देखते। आज भी अगर आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ट्विटर हैंडल है जी, उसके कवर पेज पे वही नटराज की प्रतिमा लगी है। रंग करने ने मुझे वो क्षमता दी है जो क्षमता शायद और कोई विधा मुझे नहीं दे सकती थी, और वो क्षमता यह है कि मुझे आप किसी भी परिस्थिति में फेंक दीजिए, उसमें से सही निकलने का मार्ग रंगकर मुझे दिखा देता है। मैं जब भी स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो ये कहता हूँ कि कभी जिंदगी में एक बार थिएटर जरूर करो, क्योंकि थिएटर इज द इंस्टीट्यूशन जो आपको सिखाती है एडाप्टेबिलिटी। जब वी मेट उसमें करीना कपूर एक डायलॉग बोलती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। वेरी नाइस। तो मैं अपना फेवरेट हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेब दुनिया पॉडकास्ट पर मैं हूं गरिमा मुदगल, और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार में सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा आप रंगकर्मी हैं, लेखक हैं और कवि हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व वाले डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का। नमस्ते। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। जब मैं इस पॉडकास्ट के बारे में तैयारी कर रही थी तो एक जिज्ञासा मेरे मन में थी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये संस्था क्या है और ये क्या काम करती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा गरिमा जी, और मुझे लगता है कि इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। दरअसल हम कहते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक देश है। हमारी मूलतः पहचान जो है एक सांस्कृतिक देश के रूप में है जी। और हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। लेकिन जब हम संस्कृति ये बात कहते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि हमारी संस्कृति को संजोने के लिए उसकी एक कोई मानक रिपोजिटरी होनी चाहिए। बिल्कुल। जहां पर हम संस्कृति से संदर्भित सारी की सारी मानक जानकारी को एक जगह पे देख सकें। तो आज से 30 साल पहले कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों न हम एक ऐसी संस्था बनाएं जो संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में एक रिपोजिटरी के रूप में काम करे। यानी आप कहें डांस, तो डांस के बारे में सारी जानकारी, म्यूजिक तो म्यूजिक के बारे में सारी जानकारी, पेंटिंग्स, शास्त्र परंपरा, हमारी सिविलाइजेशन स्टडीज। तो इसलिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के रूप में एक ऐसी संस्था की कल्पना की गई जहां पर हमारे कला से संदर्भित सारी बातों की एक ट्रस्टेड रिपोजिटरी हो जी। एक कोश हो जी। न ये म्यूजियम है, न ये आर्काइव है, पर ये एक अपने आप में पूरी की पूरी एक संदर्भशाला है जी। अच्छा, ये काम कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं है, ये काम एक लंबे समय तक चलने वाला काम है। बिल्कुल। और जब हम ये सोचते हैं कि अभी तक इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा काम ठोस हुआ नहीं था 30 साल पहले, तो निश्चित तौर पर काम बहुत बड़ा है जी। जैसे हमारी शास्त्र परंपरा। अब शास्त्र परंपरा के बारे में हम लोग बात तो करते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है। जी हाँ। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि संस्कृति, अब धरोहर, अभी इन दिनों बात हो रही है ज्ञान परंपरा, तो कौन बताएगा कि ज्ञान परंपरा क्या है? जी। हम में से कितने लोगों को मालूम है कि भारत विश्व में मैन्युस्क्रिप्ट्स का सबसे बड़ा खजाना है? और अगर सबसे बड़ा खजाना है तो वो खजाना दरअसल है कितना बड़ा? क्या हमारे पास
2 करोड़ से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो क्या उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को ठीक से संजो कर रखने की व्यवस्था है? क्या उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को ठीक से पढ़ने की व्यवस्था है? आप जानते हैं 300 से ज्यादा स्क्रिप्ट्स में यानी लिपियों में वो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, पर हम में से कितने लोग हैं उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं? जानते भी नहीं है। आप बहुत सारे बच्चों को हिंदी और देवनागरी में क्या फर्क है यही नहीं मालूम। ये नहीं पता है। हिंदी भाषा है और देवनागरी लिपि है। ये कितने बच्चों को मालूम होगा? तो क्या है कि हम बात तो कहते हैं संस्कृति की जी, उसको संजो कर रखना, उसको शास्त्रीय रूप से ठीक से जमा कर रखना, संदर्भ के लिए विकसित करना जी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक ऐसी संस्था है जहां पे भारतीय संस्कृति की सारी जानकारी को एक तरह से संजो कर रखने का काम और उसके लिए संदर्भ विकसित करने का काम किया जा रहा है। और सिर्फ वो भारत ही नहीं, फिर भारत से जुड़े हुए वो तमाम देश जहां कहीं न कहीं हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार है जी। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया, राइट, उदाहरण के लिए कंबोडिया, उदाहरण के लिए थाईलैंड, मतलब इस बहुत सारे देश हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। तो वो संदर्भ विकसित करता है जी। तो वैसे कहा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र करता है। जी सर, जैसे आपने कहा ये काफी डिटेल्ड है भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी इकट्ठी करना। तो फिर एक सवाल ये आता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI, उसमें और इस संस्था में क्या फर्क है? देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को देखता है। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी जो मूर्त रूप में हमारे सामने है, और मेनली उनका काम फिर आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को लेकर है, जैसे भवन है या फिर न्यूमिस्मेटिक्स है या कोई शस्त्रागार है या इस तरह की चीजें जो भी कंक्रीट हमारे सामने जो ठोस रूप में दिख सकता है। पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जिस तरह के कल्चरल हेरिटेज को देखता है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। गायनी शरीर और आत्मा के बीच का फर्क है। बिल्कुल ठीक है आपने, शरीर और आत्मा का फर्क है। तो इस तरह से भी एक काम बटे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल कंक्रीट की दीवार बनाई गई हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई खुदाई करेंगे या आप किसी कोश को एक्सपोज करेंगे तो उसमें से हो सकता है कि मैन्युस्क्रिप्ट भी निकले या हो सकता है कि कुछ बहुत सुंदर से शिलालेख भी निकले जिसको पढ़ने की जरूरत है। तो अंतर संबंध संस्थाओं के बीच में रहता ही है। जाहिरी तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा काम है, अपने आप में वो एक पूरा का पूरा विश्व है, क्योंकि भारत के पास जिस तरह की आर्कियोलॉजिकल धरोहर है, जिस तरह की पुरातात्विक धरोहर है, वो भी शायद विश्व में किसी और देश के पास नहीं ना हो। तो इसलिए उनका भी काम एक बहुत बड़ा काम है। सर, अभी कुछ समय पहले हमारे देश की नई पार्लियामेंट का निर्माण हुआ और उस समय भी हमने आपको टीवी पे देखा, पर एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी नवनिर्मित संसद है इसके लिए कलाकृतियों के डिजाइन और उनकी प्लानिंग में आपकी बड़ी भूमिका रही, कुछ उस अनुभव के बारे में बताइए। ये बहुत रोचक अनुभव था, क्योंकि जब नई संसद बन रही थी उसका डिजाइन हम सब जानते हैं, विमल पटेल जी ने बनाया, बहुत अच्छा, बहुत ही यूनिक डिजाइन उसका था। और उस पूरी संसद भवन की जो आंतरिक साज सज्जा थी उसके लिए कुछ जगहों को निर्धारित किया गया था कि उसमें यहाँ पर इन जगहों पर हमें कुछ कलाकृतियां चाहिए। फिर जब इस पर चर्चा हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक बार जब चर्चा में उन्होंने निर्देश दिए कि संसद भवन में ऐसी चीज़ों का प्रदर्शन होना चाहिए जिससे हमारी भारत की शाश्वत संस्कृति के दर्शन हो सकें। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जब आप संस्कृति की बात करते हैं तो ओवर स्टेटमेंट मत दीजिए, जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से बताइए और जो भी बताएं उसको वैलिडेट करिए, यानी उसकी तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत हो। तो फिर हम लोगों ने अपना काम शुरू किया, फिर अपना एक प्रस्तुतिकरण दिया, तो ये तय हुआ कि संस्कृति मंत्रालय ये काम करेगा और संस्कृति मंत्रालय में फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ऊपर ये दायित्व आया कि आप इस काम को कीजिए। फिर हम लोगों ने इस पे रिसर्च किया, रिसर्च करके हम लोगों ने तमाम ऐसी चीज़ों को जुटाने की कोशिश की जिससे हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन हो। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं थी कि हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं या कैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें जगह डिफाइंड थी, हाँ, लंबाई चौड़ाई डिफाइंड थी, आकार डिफाइंड था, माध्यम हम अपना चुन सकते थे। तो बहुत ये टीम वर्क था और हम लोगों ने बहुत सारे देश की जाने माने विशेषज्ञों को साथ में जोड़ा, उनके साथ भी विचार मंथन किया, कुछ स्कॉलर्स को जोड़ा जो तथ्यों को जुटाने में लगे थे, और ये सब करके फिर हमने एक प्रस्तुतिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा और खुशी की बात है कि उन्हें वो बहुत ठीक लगा। उन्होंने कहा कि आप इस पे काम आगे बढ़ाइए।
समय सीमा निर्धारित थी और ये भी हमारे साथ ही एक मैंडेट था कि उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि इसमें हमारे देश के जो ग्रास रूट लेवल के कलाकार हैं, जो जमीन से जुड़े हुए उनका कहना था कि बड़े लोगों को तो सभी अवसर देते हैं, भारत के जो हमारे जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं जो उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उनको प्रसिद्धि नहीं मिलती, तो उनका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तो हमने एक बहुत पारदर्शी चयन प्रक्रिया से लोगों को चुना और फिर जैसा काम हमें उनसे कराना था उनकी हैंड होल्डिंग करके हमने उनसे वो काम कराया और उसकी कई परीक्षण के दौर हुए। बहुत हम लोग जिसे कहना चाहिए कि बहुत रिगरस स्क्रूटिनी से गुजरे जी। और उन सारे मानकों पर खड़े होते हुए वो फिर हमने समय सीमा में वो सारे आर्ट वर्क वहाँ लगाए। खुशी होती है ये कहने में कि वो सारे आर्ट वर्क यूनिक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये कहीं से उठाया हुआ है या किसी की रिप्लिका है, नहीं वो दे ऑल आर ओरिजिनल, ओरिजिनल इन शेप, साइज, इन प्रेजेंटेशन, इन कॉन्सेप्ट। और उसमें सब में बहुत बड़े बड़े कोई नामधारी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत भर से 1500 से ज्यादा कलाकार हैं। जी हाँ। अगर एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, कोई एक 75 फीट लंबी दीवार है 9 फीट चौड़ी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें हमारी जो घर की माताएं बहनें जो कलाकृतियां करती हैं, क्या हम उसको दिखा सकते हैं जी। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि क्या हम इस दीवार का नाम क्या दें। तो अचानक मन में एक विचार कौन था कि हम उस दीवार को कहेंगे जन जननी जन्मभूमि। बहुत सुंदर। तो ये जन से जुड़ी है, ग्रास रूट लेवल है, माता है यानी जननी है, और जन्मभूमि तो हम सबकी माता है जी। तो वो दीवार है। फिर ये सोचा कि क्या ये हम किसी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना सकते हैं क्या। तो हमने वो पूरी बनाना फाइबर की पल्प का इस्तेमाल करके वो पूरी दीवार बनाई है और उसमें देश की 75 महिला कलाकारों ने, जो देश के अलग अलग भागों से आई हैं जी, उन 75 महिला कलाकारों ने एक साथ मिलकर पूरे भारत की कलाकृतियां, यानी इधर आप अरुणाचल प्रदेश से शुरू करिए और कच्छ तक 75 कलाकृतियां उस पर हैं। क्या बात है। अद्भुत कृति है जी। और उसी जन जननी जन्मभूमि के सामने एक दीवार है जिसमें हमने समुद्र मंथन का पूरा एक व्यापक स्वरूप दिखाया। वाह। क्योंकि संसद है, संसद यानी विचारों का मंथन है, विचारों का मंथन है जी हाँ। और आप मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा ही। तो उस मंथन को हमने वहां पर दिखाया है जी। और एक तरह से ये जो मंथन है ये क्या है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जी। तो मंथन क्या है, सबका प्रयास। तो सब प्रयास करेंगे तो अमृत बाहर आएगा। लेकिन वो दीवार हमने बनाई है पूरी की पूरी ब्रास की दीवार है, सॉलिड मेटल की दीवार है जी। और इतनी बड़ी सॉलिड मेटल की 75 फीट बाय 9 फीट की भी संभवतः दीवार अभी तक ऐसी भारत में नहीं देखी जी। तो इस तरह की कुछ यूनिक चीजें वहां पर हमने की है। एक और बात हम बताते हैं, इसमें जब बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो किसने डिजाइन किया, किसने एग्जीक्यूट किया, कौन प्रोजेक्ट इंचार्ज रहा, उनके नाम तो फलक पर आते हैं जी हाँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें जो मजदूर काम कर रहे थे नींव का पत्थर जी। तो हमने वहां पर एक बहुत बड़ा एक फलक बनाया है, उसका नाम दिया है हैंड्स दैट मेड इट हैपन जी। वो हाथ जिन्होंने इन सबको बनाया। और उस फलक पर करीब 40,000 से ज्यादा मजदूरों के नाम हैं, उनके फोटोज हैं। आप उनका नाम टाइप करिए तो फोटो मिलता है। तो कोई भी हमारे श्रमवीर या उनके परिवार का कोई सदस्य जाके कह सकता है कि यहाँ पर मेरे हाथ का योगदान जी हाँ। तो ये कितनी बढ़िया सुंदर सी बात। बिल्कुल से न सिर्फ ये भवन खूबसूरत है बल्कि इसमें काम करने का जो विचार है वो भी बहुत खूबसूरत है। आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जिनके मार्गदर्शन में आपने काम किया। साथ ही मैंने कहीं पढ़ा कि आपने नरेंद्र मोदी जी के जो 2 कार्यकाल रहे उसमें उनके भाषणों का संपादन काम भी किया। मतलब कहीं ना कहीं आपको उनके साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला। कुछ उस अनुभव के बारे में बताइए। ये तो एक जब 2018 या 19-18 की बात है संभवतः कि ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री जी के भाषणों को संपादित करना है पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा, भारत सरकार का जो पब्लिकेशन डिवीजन है। तो फिर हुआ कि कौन इसको संपादित करेगा जी। तो कुछ 10-12 लोगों के नाम उन्होंने भेजे होंगे, तो उसमें से मेरा नाम और कंचन गुप्ता जी का, तो मेरा हिंदी के लिए और कंचन गुप्ता जी का अंग्रेजी के लिए चयनित हुआ। और फिर ये था कि चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहे थे तो हमें पूरा
5 साल के भाषणों को एक तरह से संपादित करके डिजाइन करके प्रस्तुत करना था जी। तो उस पुस्तक का नाम हमने सबका साथ सबका विकास रखा। और गरिमा जी आपको बताते हैं, मतलब अथक परिश्रम करके हमने रात दिन एक करके करीब करीब 3.5 महीने 4 महीने में वो सारे के सारे संकलनों का संपादन किया जी। और संपादन यानी आसान नहीं होता। वैसे तो प्रधानमंत्री जी के भाषण आप जानते हैं क्या है, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लिखा हुआ नहीं बोलते, वो मन से बोलते हैं जी हाँ। और मन से बोलते हैं, इसलिए उनके जो विचारों का प्रवाह है बहुत ही अविरल रहता है। बाद में वो ट्रांसक्राइब होता है राइट। तो जब वो बाद में ट्रांसक्राइब होता है तो उसको फिर संजो के एक तरह से रखना एक बहुत कठिन चुनौती है। तो वो काम हम लोगों ने किया और फिर वो प्रकाशित हुए। तो 3 खंड पहले प्रकाशित हो गए थे चुनाव के, फिर बाकी के 2 खंड जब उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तब प्रकाशित हुए जी। तो वैसे तो प्रधानमंत्री जी के साथ कई बार अलग अलग कारणों से मिलने का अवसर मिला है, पर आपको एक छोटा सा संस्मरण सुनाता हूँ कि ये जुलाई 2019 की बात होगी। हमें अचानक आया संदेशा कि आपको प्रधानमंत्री जी से मिलना है लोकसभा चैम्बर में जाके। अब मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ, प्रयोजन मालूम नहीं था। फिर भी किसी ने कहा कि वो भाषणों का आपने कुछ किया था इसलिए जाना है। तो हमने एक किताब वो साथ में रख ली जो हमने संपादित की थी। तो मुझे लगा काफ़ी लोग होंगे और उसके बीच में हम लोग भी हैं तो जाएंगे। आश्चर्य हुआ कि वहाँ मैं और श्री कंचन गुप्ता, हमारे अलावा कोई व्यक्ति था ही नहीं, हम 2 ही थे। अच्छा। और हम संसद के उनके कक्ष में गए तो वो बैठे हुए थे जैसे कि हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। टेबल पर कोई भी कागज नहीं था। और हम जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने बहुत खुशी से, अरे वाह तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है करके पीठ ठोकी हम लोगों की जी। और बोले ऐसे कितने दिन बैठे तुम लोगों की पीठ दर्द नहीं करने लगी। इतने हंसी मजाक में उन्होंने बात शुरू की जी। और लगभग 35-40 मिनट तक हमारे साथ वो बात करते रहे जी। और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही, मतलब आश्चर्यजनक थे। तो मतलब मुझे लगा कि वो व्यक्ति सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक बिल्कुल हम सब से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी है जी हाँ। जो हमारी बारीक से बारीक चीजों को देखने समझने की कोशिश भी करते हैं और उनके पास वो दृष्टि है, नजर है जी। तो ये बात बहुत आश्चर्यजनक लगी जी। वैसे ही जैसे ये जब हम संसद की कलाकृतियों के प्रस्तुतिकरण के लिए जाते थे उनके सामने, तब भी उनके सामने कोई कागज नहीं, 2-2 ढाई घंटे हम उनसे प्रस्तुतिकरण पर चर्चा करते थे। और मान लीजिए अगर हम अगली बार गए तो अगली बार उन्हें याद रहता था कि उन्होंने क्या सुझाव दिया जी। देखिए उनके पास कितने सारे काम हैं। प्राय रोज कम से कम हजारों व्यक्तियों से उनका संबंध आता होगा, मिलते होंगे, बात करते होंगे, हजारों विषय हैं जो प्राथमिकता के। लेकिन उन्हें वो जो एक उनकी जो शक्ति है, मुझे लगता है कि वो अद्वितीय शक्ति, शतावधानी कहते हैं शायद, बिल्कुल निश्चित तौर पे शतावधानी है। और क्या है कि एक और विशेष बात है कि ये जो और भी हम लोगों को सीखना चाहिए। जरा सा व्यक्ति थोड़े से बड़े पद पे चला जाता है तो उसमें एक अहमन्यता का भाव आता है। मैं बड़ा बिजी हूँ, मैंने आपको समय दिया तो आपके ऊपर बड़ा एहसान किया, एक साधारण सी प्रवृत्ति है। आप अगर उनसे मिलेंगे तो आपको इस बात का एहसास होता है कि जब वो आपसे मिल रहे होते हैं तो वो सिर्फ आपसे मिल रहे होते हैं। उनके मन में और कोई विचार नहीं होता, वो पूरे समय वो आपसे बात कर रहे होते हैं और आपको बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी बातें आरोपित कर रहे होते हैं, पूरे आपको ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो इसमें 2 बातें होती हैं, आपको भी अपने अंदर एक सेल्फ एस्टीम का भाव आता है जी हाँ। कि देखिए मेरे लिए सामने वाले इतना समय दे रहे हैं तो मुझे फिर पूरे समर्पित भाव से काम करना चाहिए। लेकिन उसमें दूसरी बात भी है कि आपकी एक एक बात वो जो है सुन रहे होते हैं, ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो इसलिए आप कोई नहीं कर सकते। मतलब मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। राइट। तो ये है निश्चित तौर पर। सर आप अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं और इतने दिल खोलकर साझा कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके व्यक्तित्व का एक और भाग है जो कि रंगकर्मी है आप जी। और वो तो खैर बहुत वृहद होगा, पर मैं तो मूलतः रंगकर्मी हूँ और अंततः रंगकर्मी हूँ। जो जीवन को जीने वाले लोग होते हैं वो शायद अपने इसी रूप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत वृहद है जीवन की तरह। पर फिर भी अगर इसमें से कोई एक सार गर्भित अनुभव आपसे पूछना चाहूँ, सबसे ज्यादा याद कौन सा अनुभव रहता है रंगकर्म की दृष्टि से? जी हाँ। रंगकर्म के तो मेरे जीवन के अनेक अनुभव हैं और मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूँ कि हम कहते हैं जिंदगी एक नाटक है, तो बड़ा लोगों को लगता है बड़ा फिलोसफिकल डायलॉग, राइट। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि रंगकर्म ने मुझे वो
क्षमता दी है, जो क्षमता शायद और कोई विधा मुझे नहीं दे सकती थी, और वो क्षमता यह है कि मुझे आप किसी भी परिस्थिति में फेंक दीजिए, उसमें से सही निकलने का मार्ग रंगकर्म मुझे दिखा देता है। बचकर नहीं, अच्छा काम करके। अच्छा, बचना नहीं है। देखिए, रंगकर्म में मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, फिल्म और टेलीविजन में है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई, रीटेक ले लेंगे जी। खत्म हो गया, मैं आपसे कहूंगा भाई साहब इसको थोड़ा एडिट कर दीजिए, आप एडिट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, रंग कुछ नहीं है ही नहीं, जो है सामने। आप तो जो भी दर्शक हैं आपके सामने, देखिए भले ही एक दर्शक हो तो भी वो 1000, 500, 1000 की क्षमता रखने वाला व्यक्ति हो, वो पूरा है जी हाँ। तो मार्जिन ऑफ एरर नहीं है जी। इसलिए एक और बात है, रंगमंच में खेला जाने वाला नाटक शाश्वत होता है, यानी जो आपने आज अभी कर दिया वो दर्ज हो गया, वैसा का वैसा आप कल दोबारा नहीं कर सकते। भले ही वही नाटक है, वही स्क्रिप्ट है, वही हॉल है, वही ऑडिटोरियम है, फिर भी आप नहीं कर सकते जी। तो यानी आप एक तरह से ईश्वरीय कार्य कर, बिल्कुल है ना, हमेशा नया जी। लेकिन वो आपको शक्ति देता है जी। देखिए, मैं रायपुर में मुझे भेज दिया कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति बना के। 42 वर्ष की मेरी उम्र, 42 वर्ष में कुलपति बन जाना अपने आप में एक उपलब्धि है, अनहोनी भी है। और सरकारी विश्वविद्यालय आपको एक कागज दे दिया कि आप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जी। अब आप जगह ढूंढिए, आप तैयार कीजिए कि कहाँ विश्वविद्यालय लगेगा। हमें एक ऐसे स्टेडियम की पीछे का कक्ष दे दिया जिसमें बरसों से कभी कुछ हुआ नहीं था। लोग कहते थे ये खेल के सामान की कब्रगाह है, वहां खेल का सामान, सांप, बिच्छू, दीमक सब लोग थे। उसको क्लासरूम में तब्दील करना, मैंने भगवान का नाम लिया, नटराज भगवान का नाम लिया, मैंने कहा जो कुछ आज तक आपने सिखाया है वो सब चीज दांव पे लग गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 महीने बाद दैट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द बेटर क्लासरूम्स ऑफ द टाउन। तो 3 महीने में हमने उसको ऐसा करके रख दिया जी। ये सिर्फ और सिर्फ रंगमंच की ट्रेनिंग से हो सकता है जी हाँ। एक और बड़ी बात है जो वो आपको सिखाता है, वो आपको अपना काम बिना शर्म किए करना सिखाता है। देखिए, आप अफसर हो गए, आप कुलपति हो गए, तो अब मैं कुर्सी कैसे उठाऊं, मैं टेबल कैसे उठाऊं, मैं खीला कैसे ठोकूं, मैं धूल में कैसे जाऊं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकादमी में मैं वन ऑफ दोज रेयर मेंबर सेक्रेटरीज जो उनके तहखाने में गया जी। वो साहब वो लोग जाते ही नहीं, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे जी। वो आप हैं, जाके जमीन पे बैठ गए धूल में जी। मैंने कहा निकालो किताबें, अरे साहब धूल है, वहाँ मिट्टी है, गर्दा है। हाँ तो है ना, क्या मैं भी तो धूल मिट्टी का आदमी हूँ। तो ये जो अपने आप को भूल के काम करने की, जो रम के काम करने की, तो रंगमंच में क्या होता है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, छोटा से छोटा व्यक्ति है जी। स्टेज पे झाड़ू भी लगाएगा जी, साफ करेगा, कॉस्ट्यूम पहन के राजा भी बन जाएगा जी, किरदार में ढल जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये रंगमंच का बहुत बड़ा जी। मैं तो जैसे होता है ना कि मैं जब भी स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो ये कहता हूँ कि कभी जिंदगी में एक बार थिएटर जरूर करो, क्योंकि थिएटर इज द इंस्टीट्यूशन जो आपको सिखाती है एडाप्टेबिलिटी, टीम वर्क सिखाती है और एडाप्टेबिलिटी, जो जिंदगी में बहुत जरूरी है जी। तो वो मैं सीखता हूँ जी। आपकी बातों में नटराज का जिक्र आया जी। और अभी जो G20 समिट हुई थी उसमें हमने देखा कि नटराज की बहुत सुंदर विस्मयकारी मूर्ति थी जी। उसके पीछे का क्या कारण था सर? ये भी एक बड़ी अच्छी सी बात हुई। जब G20 समिट, हम लोग पार्लियामेंट का आर्ट वर्क कर रहे थे जी, तभी अचानक एक संदेश आया कि G20 समिट जहाँ हो रहा है भारत मंडपम में, उसमें भी कुछ आर्ट वर्क में आप लोग अपना सुझाव दीजिए। हमने कहा ठीक है देख लें, लेकिन फिर अचानक एक बात आई कि उस भारत मंडपम के सामने ऐसी कौन सी प्रतिमा हो जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे और एक तरह से न्यूट्रल इमेज हो, जिसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो। अब क्या इमेज लाएं, कैसे इमेज लाएं, हम लोग बड़ा विचार करते रहे। वैसे वो ट्रेड फेयर अथॉरिटी की बिल्डिंग है जी, तो लगा कुबेर हो सकता है क्या, धनवंतरी हो सकता है, ये सब आते हैं ना विचार, राइट। फिर हमने कुछ प्रेजेंटेशंस बनाए, रखे वहाँ पर, प्रधानमंत्री जी के जो विशेष प्रमुख सचिव हैं उनको दिखाए जी। उन्होंने कहा नहीं, इसमें जोशी जी दम नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो स्ट्रांग। फिर अचानक ध्यान आया कि सर्न लैबोरेटरी में 2004 में नटराज की प्रतिमा उन्होंने स्थापित की। इसलिए स्थापित की क्योंकि नटराज को
कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक माना। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये नेचर के बैलेंस का प्रतिनिधि, गुस्सा और प्रेम का है, शक्ति और सौजन्य का है, लास्य और क्रोध का है। तो ये एक बहुत ही यूनिक सी पोस्चर है जो भगवान शिव एनर्जी का है जी। तो उस कॉस्मिक एनर्जी के प्रतीक को लेकर तो फिर हमने थोड़ा सा नटराज को खंगाला। आनंद कुमार स्वामी जी ने डांस ऑफ शिवा बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, आपने देखी होगी। तो उन सब का एक संदर्भ लेते हुए हमने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया। फिर वो प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया और क्या बात है कि उन्होंने एकदम स्वीकार किया जी। और फिर उन्होंने एक चैलेंज दी कि नहीं इसे, लेकिन हमें पारंपरिक पद्धति से करना चाहिए, जो ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल पद्धति कौन सी? ट्रेडिशनल पद्धति हमारे जो चोला ब्रॉन्जेस बनती थी, चोल डायनेस्टी में जी। तो दक्षिण में। तो फिर हमने ढूंढा वो परिवार जो 34 जनरेशन से ये काम कर रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैमिली। वंडरफुल। फिर मैं उनके पास गया और फिर मैं एक डायमेंशन में मेरे सामने था कि हम एक विशाल नटराज बनाएंगे 36 फीट बड़ा। तो जैसे ही मैंने उनसे कहा तो उनकी तो तबीयत ही खराब हो गई। बोले आप 36 फीट, हमने कभी ट्राई नहीं किया, हम तो 12 फीट से बड़ा नटराज नहीं बनाया कभी हमने, 3 गुना। हाँ, और हमने कहा ये टाइमलाइन तो 4 महीने में बनाना है। तो उसने कहा साहब आप पागल हैं, आपका दिमाग खराब है, आप नहीं बना सकते, वो चले जाओ आप। नहीं, मैंने कहा मैं आपके स्वामी मलाई में आऊंगा कुछ दिन बाद। मैं 15 दिन बाद उनके पास गया जी। उन्होंने मुझे दिखाने के लिए फ्लैक्स पे 40 फीट लंबा नटराज बना के दिखाया, बड़ा मचान बना के। ये सिर्फ जताने के लिए कि तुम बोल भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। हाँ जी। मैं, लेकिन वो देखने से मुझे विश्वास हो गया। मैंने कहा अगर ये 2 दिन में ये बना सकते हैं तो इनसे बन सकता है जी। तो मैं पीछे पड़ गया। मैंने कहा अच्छा, फिर तब तक डायमेंशन का थोड़ा अंदाज लिया तो वो 27 फीट हमारा नटराज का डायमेंशन आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है। तो 27 फीट लंबा नटराज अष्ट धातु में विश्व में यूनिक प्रतिमा है जी। वो वहां पर आप भारत मंडपम में देखते, और वो रिकॉर्ड टाइम में 7 महीने में बनके तैयार हुई है। वो विश्व में अपने आप में एक अजूबा है, मतलब करिश्मा है जी। और वो सिर्फ मैं कहता हूं कि देवी शक्ति से ही संभव है। हम सब लोगों ने प्रयास किए, ठीक है प्रयास किए, लेकिन बिना देवी शक्ति के वो संभव नहीं है। उसका बनना सिंगल पीस है, उसका पूरा डायमीटर 20 फीट का डायमीटर ऐसा कभी बनता है? राइट। और पूरी अष्ट धातु में प्रतिमा है और पूरी पारंपरिक पद्धति से बनी है। वहाँ सैंड ब्लास्टिंग से बनती है, कावेरी की सैंड उसमें दबाते हैं सैंड में, ऐसी पूरा का पूरा ट्रेडिशनल पद्धति से जी। 400 से 500 लोग वहाँ कलाकारों ने उसमें काम किया। बहुत यूनिक अनुभव है। आज भी अगर आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ट्विटर हैंडल है जी। उसके कवर पेज पे वही नटराज की प्रतिमा लगी, मतलब आज तक तो लगी है जी हाँ। बहुत अप्रिशिएट की गई। आज भी वो एक यूनिक पॉइंट है जी। जब आप देखते हैं भारत मंडपम, उसको देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है जी। सर, ऐसे बहुत रेयर मौके आते हैं जब हमारे साथ इस मंच पर ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिनसे हम अलग अलग विषयों पर बात कर सकते हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। अभी हमने आपसे रंगमंच की बात की थी, आप लेखक भी हैं और उसकी बारीकियों को भी समझते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो जिस एज में हम हैं, इंस्टाग्राम, गूगल, रील्स जी, ये जो डिजिटल एज है और जहाँ पे विजुअल जो है वो काफ़ी हावी है, ऐसे में नई जनरेशन को टेक्स्ट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? देखो गरिमा जी, ऐसा है कि हमें समय के साथ और माध्यम के साथ आगे बढ़ना चाहिए जी। होता क्या है, जब मैं साहित्यकारों से बात करता हूँ, वो कहते हैं बच्चे अच्छा साहित्य नहीं पढ़ना चाहते। तो समझना चाहिए कि आप साहित्य क्या दे रहे हैं। आप उनको ऐसी भाषा में साहित्य परोसते हैं जो भाषा उन्हें दुरूह लगती है जी। आप पहले ही दिन से उन्हें बहुत सारा भारी साहित्य, गरिष्ठ साहित्य परोसना चाहते हैं। आप धीरे धीरे उनकी आदत में डालिए, धीरे धीरे उनको पढ़ने दीजिए। देखिए, ये जनरेशन है जो आपने ही कहा इंस्टाग्राम है, रील्स है, यानी क्या है, अब उनका अटेंशन स्पैन कम है अभी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपका उपन्यास पढ़ें तो पहले आप उन्हें अट्रैक्ट करके थोड़ी छोटी छोटी चीजें पढ़ने की आदत तो डालिए, उस कलेवर में दीजिए, कलेवर में ले जाइए। वो पढ़ना चाहते हैं, अच्छी चीजें ही पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, टेस्ट बहुत परिष्कृत हो गया है, चीजें बहुत सुधर गई हैं, अच्छी से अच्छी चीज। आप जिस लेवल का कंटेंट बच्चे डाल रहे हैं, आप देखिए द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। तो हम उस स्तर पर जाएं ना उनके साथ जी। मैं कोई अपनी प्रशंसा में ये बात नहीं कह रहा हूं, पर जैसे मुझे लगा कि अभी बड़ी कहानियां लिखने का इस वक्त शायद युवाओं के लिए समय नहीं है हमें अभी। तो मैंने फेसबुक पर छोटा कुछ लिखना शुरू किया
और वो लिखकर फिर उस पर रिएक्शंस देखना शुरू की, उनकी भाषा में गए, उनको भी लगा कि सर आपकी भाषा सहज है। कई कई जगह मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आप जो लिखते हैं, आप जो बोलते हैं वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर बाकी साहित्य क्यों नहीं अच्छा लगता? जी। अब देखिए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई चुटकुलेबाजी करता हूँ उनके साथ, यही करता हूँ, पर गंभीर चीज को परसने का भी एक तरीका होता है। एक तरीका होता है। और हमारे यहाँ तो कम्युनिकेशन में कहते हैं कि मतलब साधारण होना सबसे कठिन है जी, सरल होना सबसे कठिन है। तो आप वो प्रयास कीजिए ना। हम इतने बम्बास्टिक भाषा में उनको बताना चाहते हैं और अपना सारा ज्ञान उनमें उड़ेल देना चाहते हैं। भाषणों में भी ऐसे ही होता है। भाषणों में आप अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहते हैं, आपकी विद्वत्ता दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि आपके श्रोता के साथ तादात्म्य हो रहा है कि नहीं, आप उसके साथ जुड़ पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। तो वो मानसिकता से युवाओं के साथ हम बात करें, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं और बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि जितनी क्रिएटिव, जितनी एनर्जेटिक ये युवा पीढ़ी है, उतनी क्रिएटिव, उतने एनर्जेटिक हम अपने युवा काल में नहीं थे। जी। कारण है कि वो इतनी सारी चीजों से एक्सपोज्ड हैं, हम नहीं हैं। जी। लेकिन हमें अब उनके साथ उनकी गति में गति मिला के चलना होगा, तभी वो अच्छी चीजों के प्रति और अधिक प्रेरित होते हैं, आकृष्ट। जी। डॉक्टर जोशी, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपने बड़ी आशा व्यक्त की हमारे युवाओं के लिए, वरना अक्सर जब हम बात करते हैं तो जो हमारी पीढ़ी है, जो उनसे सीनियर पीढ़ी है, वो अक्सर इस निराशा में होती कि ये तो कुछ ही नहीं कर रहे, ये तो कुछ ही नहीं समझते। पर आपने सारगर्भित बात ये की कि उन्हें समझाने के लिए आपको भी उनके स्तर पर जाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। पिछले कुछ समय में हम देखते हैं कि हिंदी की जो पठनीयता है उसको पिछले समय में कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा है। अगर आज हिंदी के लेखकों को, युवा लेखकों को आप देखते हैं और उनके लेखन को देखते हैं, तो आपको क्या कुछ लगता है? वही बात जो मैंने अभी कही, वही बात इस पे भी लागू होती कि आप भाषा के लालित्य को थोड़ा सा उस स्तर पे लाइए जिस स्तर पे आज हिंदी प्रयोग में आ रही है। हम अभी भी बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, बहुत शास्त्रोक्त भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, कीजिए, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई, पर कम से कम थोड़ा उसके लिए उस सामने वाले को डाइजेस्टेबल भी तो, उसको भी तो आप उसके लिए ट्रेन कर दीजिए ना। सर, एक सवाल ये आता है, हिंदी के लिए कई बार बोला जाता है इसमें जो घुसपैठ है शब्दों की, उर्दू की मान लीजिए या अंग्रेजी शब्दों की जो उधारी है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई पाप नहीं है, जानबूझ के किया गया तो पाप होता है, और सामान्य बोलचाल में अगर आप देखिए प्रवाह में है तो कोई बुराई नहीं है ना। और जिन शब्दों का सच में कोई विकल्प नहीं है, उन शब्दों के लिए आप उस भाषा का प्रयोग कीजिए। जी हाँ। और हम क्यों उसको अनावश्यक रूप से क्लिष्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? तो एक आध शब्द निकल जाए तो कोई महापाप नहीं है, और यही हिंदी की ब्यूटी है। और यही है सभी भाषाएं। देखिए क्या होता है, भाषाएं एक दूसरे से शब्द लेकर समृद्ध होती हैं। जी। यहाँ हम बैठे हैं वेद दुनिया में, प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार यहाँ से हम जानते हैं नई दुनिया से निकले हैं। प्रभाष जोशी ने क्या किया? प्रभाष जी ने मालवी भाषा के प्रयोग किए ना शब्दों के, और इतने अच्छे से किया कि वो उनके संपादकीय में आते थे। जी हाँ। तो क्या है, तो कहीं मालवी भाषा के साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो गया, या हिंदी के साथ तो नहीं हो गया? बिल्कुल। और भाषा समृद्ध हो गई जी। सौष्ठव उसका बढ़ गया। उर्दू से 2-4 शब्द आपने ले लिए, 2-4 शब्द उर्दू को दे दिए, क्या बिगड़ गया? जी हाँ। लेकिन हाँ, अगर हम पूरे समय ये मान लें कि हम उर्दू ही बोलेंगे, पूरे समय अंग्रेजी ही बोलेंगे, या जबरदस्ती शब्दों की घुसपैठ करेंगे, तो वो मत कीजिए। यहाँ विकल्प देखिए, एक शब्द था रिजर्वेशन, रेलवे ने कहा आरक्षण। अब धीरे धीरे आरक्षण लोग बोलते हैं ना जी। अब तो परेशानी नहीं होती ना। जी हाँ। पर जैसे एक शब्द लिफ्ट, अब इसका कोई नहीं है, तो क्यों नहीं है? भाई हम लिफ्ट से जा रहे हैं, अब उसको उत्थान बोले जबरदस्ती, कोई जरूरत है क्या? जी। तो आप लिफ्ट बोलिए, उसमें क्या परेशानी है? बिल्कुल। एक प्रयोग करते हैं कि बस स्टैंड। अब बस स्टैंड का हिंदी हमारे पास नहीं था जी। मराठी में एक शब्द है बस स्थानक, कितना सुंदर शब्द है। तो अगर किसी ने बस स्टैंड की जगह बस स्थानक बोल दिया तो क्या बुराई है? बिल्कुल। आपने ले लिया ना, अपनी ही एक भाषा से शब्द ले लिया। जी हाँ, जी हाँ। रिस्पॉन्स शब्द का बिल्कुल समतुल्य अच्छा शब्द नहीं मिलता। मराठी ने एक शब्द दिया प्रतिसाद, आप उसको ले लीजिए जी। तो ऐसे हम सौष्ठव अपनी अपनी भाषाओं का
बढ़ा सकते हैं जी, बजाय इसके कि हम उसमें ऐसी रेखाएं खींचें। सर, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी लंबे समय तक जुड़े रहे, आज भारत की शिक्षा नीति में बदलाव की कई बातें और विचार होते हैं। इनफैक्ट जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसमें कई क्षेत्रीय भाषाओं को समाहित करने की बात भी की गई है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमारी शिक्षा नीति ने एक बहुत बड़ी बात की कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, कम से कम किसी स्तर तक मातृभाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मातृभाषा में शिक्षा देना सिर्फ भाषा में शिक्षा देना नहीं है, वो अपनी संस्कृति से जोड़ना है, अपने परिवेश से जोड़ना है, अपने संस्कार से जोड़ना है। छोटी सी बात कहता हूँ, एक महिला अपनी बच्ची को सब्जी की दुकान में खड़ी थी, मैं व्यावहारिक बात है आपके भी सामने, दिस इज ब्रिंजल, दिस इज कैप्सिकम, दिस इज पोटैटो। मैंने कहा आपको कौन सी सब्जी खरीदना है? तो बोले सब्जी नहीं खरीदना, मुझे बच्ची की नर्सरी की तैयारी करना जी। अब हुआ क्या है कि अब वो बच्ची आलू नहीं जानती, वो बच्ची पोटैटो जानती, वो बच्ची बैंगन नहीं जानती, वो बच्ची ब्रिंजल जानती, वो बच्ची शिमला मिर्च नहीं जानती, वो बच्ची कैप्सिकम जानती। देखिए अपने परिवेश से बच्चे धीरे धीरे कट रहे हैं और हम ही काट रहे हैं। मातृभाषा में शिक्षा देना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। कम से कम उससे हमारे बच्चे अपने परिवेश से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। बच्चे क्या, अब तो उनके माता पिता भी जुड़ेंगे, उनको भी जुड़ना चाहिए। ये पहली बात हुई है। और दूसरी बात जो हुई है कि जैसे उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा की सब जगह पे खोज करना एक बहुत बड़ा कदम, ये भी तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बहुत बड़ा कदम है जी। सर, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की शख्सियत के कई रूप होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा हिस्सा होता है जो वो बहुत निजी, एकांत में, सॉलिट्यूड में जीता है। आपकी शख्सियत का वो कौन सा हिस्सा है जो हम इतने तो सब जान चुके, पर जब कभी आप अकेले होते हैं या आपके पास खाली वक्त होता है तो उस निजता में आप क्या करते हैं? देखिए, मैं वैसे तो मैं सार्वजनिक व्यक्ति हूँ और मैं सबके बीच में रहना पसंद करता हूँ, लेकिन सबके बीच में रहकर भी मैं अपने आप से संवाद करता रहता हूँ। और इसलिए मेरी निजता का जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो ये है कि मैं अपनी बातों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ संवाद करता हूँ और अपने आप को बार बार क्या कहना चाहिए, विश्लेषित, एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। अपने आप से ही सीखने की भी कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद मैं वो एक फिल्म थी ना, जब वी मेट, उसमें करीना कपूर एक डायलॉग बोलती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। वेरी नाइस। तो मैं अपना फेवरेट हूँ जी। तो मुझे लगता है कि मैं बार बार अपने आप को एनालाइज करके देखूँ, नॉट इन सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्सेस्ड होना और फेवरेट होने में फर्क होता है। तो मैं अपने आप को बार बार एनालाइज करके देखता हूँ और फिर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता हूँ जी। फिल्मों की आपने बात की तो एक ये सवाल बहुत वाजिब है कि पिछले कुछ एक दशक में या जब से OTT आया, हम कहें, भारतीय फिल्मों का परिदृश्य बहुत चेंज हुआ, यहाँ तक कि सब्जेक्ट्स भी बहुत बदले हैं। आज जो फिल्में बन रही हैं उन्हें आप विश्व पटल पर, भारत की जो फिल्में, उन्हें कैसे देखते हैं? भारत में बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। हमेशा एक न्यूनता बोध से ग्रस्त होने से कोई फायदा नहीं जी। बहुत अलग अलग विषय पे और बहुत अच्छे विषयों पर फिल्में बन रही हैं जी। फिल्म दो तरह के चीजें करता है, एक मनोरंजन करता है और एक सामाजिक संदेश का भी प्रसारण करता है। और मैंने देखा है कि कई निर्देशक अब ऐसी हिम्मत कर रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों को भी प्रसारित कर रहे हैं। तो और ये भी बात बिल्कुल जाहिर है कि जब भारत की समस्या है या भारत के परिवेश पे बात हो रही है तो उस पर फिल्म बनाने का बीड़ा भारत के ही फिल्मकार को उठाना पड़ेगा। फिल्मों का स्तर किसी भी कीमत पर विदेशी फिल्मों से कोई कम नहीं है और जितनी मेहनत विदेशी फिल्मकार करते हैं उतनी मेहनत हमारे भी फिल्मकार कर रहे हैं। और जितना बड़ा किसी और देश का फिल्म उद्योग हो सकता है उससे कहीं बड़ा भारत का फिल्म उद्योग है, तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए जी। सर, मैंने जितने पॉडकास्ट किए हैं अब तक, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब पॉडकास्ट के आखिरी तक आते आते मेरे अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाता है और मैं आज वो फील कर रही हूँ। डॉक्टर जोशी, वेब दुनिया पर हमसे बात करने के लिए और अपना इतना वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी, आपने मुझे वेब दुनिया में बुलाया और मेरे अपने परिवार में एक बार फिर बुलाया और आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।